जी। हेलो एवरीवन, मैं आप सबको नमस्ते। मेरा नाम रिया जैन है और मैं उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड में कार्यरत हूँ। और आज हम वर्ल्ड रेंजर डे के ओकेशन पर वेबिनार होस्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रोल ऑफ फील्ड फॉरेस्ट स्टाफ इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एरियाज। और आज हमारे स्पीकर हैं श्री विक्रम सिंह तोमर सर। विक्रम सिंह तोमर सर एमएससी एग्रीकल्चर से पास आउट है। वो जूनियर फॉरेस्ट रेंजर के तहत 1976 में भर्ती हुए थे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर, और उन्होंने 1990 से 1991 के अंदर रेंजर ट्रेनिंग ली। उसके बाद उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री सेक्टर में 8 इयर्स, रिसर्च ब्रांच में 4 इयर्स, रिजर्व फॉरेस्ट में 10 इयर्स, वाइल्ड लाइफ ब्रांच में 13 इयर्स, और 2013 में सर का रिटायरमेंट हुआ। सर एज अ राजा जी वार्डन रिटायर हुए और अभी सर 2013 से लेकर अभी तक के सर WWF के साथ कार्य कर रहे हैं। और सर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जब वो ट्रेनिंग ले रहे थे तब उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। और साथ ही साथ सर फॉरेस्ट में स्पोर्ट्स में भी काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे हैं। एंड मैं ज्यादा टाइम सर का और बाकियों का ना लेते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आज प्लीज आप हम सबको रोल ऑफ फॉरेस्ट फील्ड फॉरेस्ट स्टाफ इन प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एरियाज के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीजें हैं जो हम सब जानना चाहते हैं, उसमें आप हम सबको थोड़ा इनलाइटन करिए। ओवर टू यू सर। अब बताइए, कुछ पॉइंट आप शुरुआत करेंगे तो मैं ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, तो पहले मैं थोड़ा आप सबको वर्ल्ड रेंजर डे के बारे में बताना चाहती हूँ, और सर हमें थोड़ा रेंजर की डेफिनेशन को और अच्छे से बताएंगे कि रेंजर का मतलब होता क्या है। वैसे तो वर्ल्ड रेंजर डे जो है वो डे हमारा 31 जुलाई को सेलिब्रेट होता है। ऑन मतलब ऑब्जर्व 31 जुलाई को किया जाता है, और उसे रेंजर्स को ऑनर करने के लिए जो फ्रंट लाइन में रेंजर्स जो थे, जो ड्यूटी करते समय या जिनकी इंजरी के कारण डेथ हो गई या जिन्हें मार दिया गया, उनको ऑनर करने के लिए उनकी मेमोरीज के उसमें वर्ल्ड रेंजर डे को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है सर से कि सर आप हमें रेंजर्स क्या होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। मैं मेरी तरफ से सभी को मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल वाले या सलाम वाले जो भी है, मैं ये कन्वे करना चाहूंगा। एक्चुअल में रेंजर्स एक ऐसा शब्द है जो हमारे स्पेशली इंडिया में या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, मैं यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करना चाहूंगा कि रेंजर एक पोस्ट होती है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे रेंजर्स का मतलब ये कदापि नहीं है कि ये कोई एक पोस्ट है। रेंजर्स वो सब कहलाते हैं जो फील्ड में, फॉरेस्ट फील्ड में फ्रंट लाइन स्टाफ जो होता है वो नीचे से टॉप टू बॉटम, मीन्स जो बीट का वाचर होता है या फॉरेस्ट गार्ड होता है, फॉरेस्टर होता है, डिप्टी रेंजर होता है, रेंजर होता है, ये सब रेंजर्स कहलाते हैं। ये एक बड़ा कई बार कंफ्यूजन होता है। ये अच्छा है कि गौड़ जी, मेरे राजा जी वाले भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड आशीष, अच्छा लग रहा। तो ये एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमको। रेंजर्स का मतलब वो हर पोस्ट है जो फील्ड में हम काम करते हैं, वो रेंजर्स कहलाते हैं। हाँ जी, थैंक मैं यू सो अच्छा मच। लगेगा कि मुझे क्वेश्चन आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा, तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, जी बशर्ते कि सर। मैं भाषण दूं खाली। जी सर। जी सर। सर जैसे आप सब फॉरेस्ट स्टाफ, हमारे रेंजर्स जितने भी हैं, वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने में, कंजर्व करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सर हम सबसे पहले एक पॉइंट पे आना चाहेंगे जो है पेट्रोलिंग और सर्विलियंस का। तो सर आप हम सबको थोड़ा ओके, पेट्रोलिंग एंड सर्विलियंस के बारे में बताइए। आपके टाइम में कैसा होता था और अब के टाइम में कैसा होता है, क्योंकि वो तो अब बहुत डिफरेंस है राइट 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 ईयर्स में। राइट। एक पिक्चर आई थी पुराने पुराने टाइम में, मेरे टाइम में, मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ, 70 के दशक की बात कर रहा हूँ। एक पिक्चर आई थी, शोले शायद था उसका नाम या क्या था, इस तरह इस तरह का था।
एक्चुअल में फॉरेस्ट की पेट्रोलिंग की जहां तक बात है, चूंकि हम लोग सर्विस में आते हैं बाई चॉइस आते हैं या और कोई कारण होता है। मेन कारण हमारा जो बनता है, जो मैं समझता हूं, यदि 1 या 2% बच्चे या लड़के लड़की जो भी आते हैं वो शायद चॉइस से आते हैं, बाकी एक्चुअल में नौकरी के लिए आते हैं। हम लोग नौकरी पाने के लिए आते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है हमारा टारगेट अपना परिवार होता है, और सेकंड हमारा जो नौकरी है उसको बचाने के लिए हम सर्विस करते हैं, अपना वो करते हैं। जो प्रोटेक्शन की बात है, पेट्रोलिंग की बात है, तो पेट्रोलिंग भी एक्चुअल में अलग अलग तरह के जंगल हैं हमारे पास। जैसे आपने, रिया जी ने मेरा परिचय दिया कि एक सोशल फॉरेस्ट्री हुआ करता था। तो उत्तराखंड में इधर सोशल फॉरेस्ट्री का कोई स्कोप बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2 डिस्ट्रिक्ट हैं। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब सामाजिक वन की, जो समाज के पास लैंड है, सब ग्राम समाज की या इस तरह की, उनमें प्लांटेशन किए हम लोगों ने। शुरू में मेरा पोस्टिंग सामाजिक वानिकी में रहा है, तो उसमें क्या करते थे, प्लांटेशन और नर्सरी, मेन हमारा वर्क ये हुआ करता था। बाकी जो सड़कों के किनारे या कैनाल के किनारे जो वृक्ष हुआ करते थे वो भी फॉरेस्ट के अंडर में थे। उनका एक्चुअल जो लीगल उनका भूमि का जो मालिक होता था, वो डिपार्टमेंट, जो पेरेंटल डिपार्टमेंट होता था, जैसे पीडब्ल्यूडी है या इरिगेशन है, वो हुआ करते थे। तो वो एक प्रोटेक्शन के हिसाब से हमारा अलग एक वो था एक्ट, उसी की धाराओं में इसमें हम कार्रवाई करते थे। लेकिन हमारा मेन जो वर्क था वो था प्लांटेशन और नर्सरीज। और मुझे याद है 80s में, 80 के दशक में ये पूरा एरिया, ये जो उत्तराखंड का तराई का एरिया है, और चूंकि मैं यूपी, उत्तराखंड तो 2000 में बना है, मैं यूपी के टाइम में भर्ती हुआ, उत्तराखंड से रिटायर हुआ हूं। तो ये जितने आप आज खेतों में, बड़े बड़े फार्मों में, तराई के क्षेत्र में या वेस्टर्न यूपी के इधर के गंगा के किनारे या नदियों के किनारे वाले जितने क्षेत्र हैं और बड़े बड़े खेत हैं, उसमें आप देखेंगे कि बहुत अच्छे प्लांटेशन दिखाई देंगे आपको, कॉमर्शियल प्लांटेशन, स्पेशली पॉपुलर के, यूकलिप्टस के, सागौन के। तो ये मैं समझता हूँ कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देन है, ये फॉरेस्ट जो रेंजर्स हैं उनकी देन है। क्योंकि रेंजर वहां उस समय हमारा रोल कुछ दूसरा था। दूसरा, एक फॉरेस्ट होता है हमारा रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट एक एक जो फॉरेस्ट हमारे रिजर्व, एक ये है वो, एक्चुअल में टेक्निकल वो है ये वर्ड के, रिजर्व फॉरेस्ट है या वाइल्ड लाइफ है, अलग अलग ब्रांच है, रिसर्च की ब्रांच है जिसको सिल्वीकल्चर भी कहते हैं। सिल्वीकल्चर में भी मुझे मौका मिला सर्विस करने का, 4-5 साल में शुरू में सिल्वीकल्चर में ही रहा हूँ। और अच्छा है कि मैं हरिद्वार में भी रहा हूँ बहुत पहले 70s में। तो उसके बाद में हल्द्वानी तराई का क्षेत्र ये इनमें वो किया। तो सिल्वीकल्चर में भी उस समय, क्योंकि पब्लिक की डिमांड क्या थी, हमारा एक्चुअल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उस टाइम जो एम था, मैक्सिमम कॉमर्शियल था। और चूंकि तराई में या इस तरह के जो सोशल फॉरेस्ट्री की जो स्कीम वर्ल्ड बैंक की आई थी, उसी के तहत जो नर्सरीज हमारी हुआ करती थी, जो रिसर्च के भी काम थे, वो ज्यादातर ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने फील्ड में लगाए हैं, यूकेलिप्टस के अलग अलग वैरायटी के। एफआरआई ने वैरायटी निकाली कई, एक FRI-2, FRI-1, 4, इस तरह की कई एक वैरायटी थी। तो उनके एक्सपेरिमेंट हम फील्ड में लगाते थे। फिर उनका, चूंकि ये ऐसा तो है नहीं 1 ईयर या 2 ईयर की क्रॉप तो होती नहीं है, ये 10 ईयर 8 ईयर इस तरह की क्रॉप है ये, जल्दी फिर भी ये फास्ट ग्रोइंग वो है। तो इस पे रिसर्च में ये इस तरह के काम किए हमने। ये तो रिसर्च का वो है। रिजर्व फॉरेस्ट की जहां तक बात है, रिजर्व फॉरेस्ट भी पहले फैलिंग हुआ करती थी, ग्रीन फैलिंग भी होती थी। अब तो ग्रीन फैलिंग ऊपर भी बंद है। ट्रेनिंग में सिस्टम हमको पढ़ाए जाते थे, लेकिन वो सिस्टम अब यूज नहीं कर पाते हम, चूंकि ग्रीन फैलिंग पूरी बंद कर दी गई है। तो रिजर्व फॉरेस्ट की जहां तक पेट्रोलिंग की बात है, पेट्रोलिंग भी अब कई तरह की होती है। अब वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ पोस्टिंग है हमारा, किस जंगल में पोस्टिंग है, किस साइट पे पोस्टिंग है। तो जैसे हमारा सबसे नीचे की जो यूनिट होती है, जो उसका अधिकारी होता है, वो फॉरेस्ट गार्ड होता है, या उसको वाइल्ड लाइफ गार्ड कहें, फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड लाइफ गार्ड भी बोलते हैं उसको।
फॉरेस्ट में फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, वो उसका जो क्षेत्र होता है उसको बीट बोलते हैं, वो बीट ऑफिसर होता है। जो पेट्रोलिंग करते हैं तो उनका रूटीन जो होता है वो डेली का होता है। और हम उस जमाने की मैं बात करना चाहूंगा 80s की 70s की। उस टाइम हम लोग या हमारा फॉरेस्ट गार्ड, हम लोग तो बाइक रेंजर को तो बाइक सरकारी तो बहुत कम मिलती थी। एक्चुअल में मैं बताऊं, मैं कभी 70s में जब पोस्टिंग हुआ तो मेरी इच्छा थी कि कभी बाइक से चलूंगा मैं। 1 या 2 साल सर्विस के बाद मैंने जैजदी एक मोटरसाइकिल खरीदी। आप समझ रहे हैं आज की स्थिति उस जो बीता समय है, जो वो दौर था एक। लेकिन सर आपके एंड पे अनस्टेबल नेटवर्क है या ये मेरे साथ ही हो रहा है? एनीवन? क्या? सर अब आप हेलो। ऑडिबल है। हाँ सर, मैं एक इसमें सर इंटरप्शन करना चाहूंगी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, जब आप लोग उस समय पेट्रोलिंग और सर्विलेंस करते थे तो आपको किस टाइप की वाइल्ड लाइफ, कितने कैसे कैसे वाइल्ड लाइफ आपके इंटरेक्शन हुए हैं, और वाह अभी के वाह सर्विलेंस वाह। और पेट्रोलिंग में क्या डिफरेंसेस है? थोड़ा सा आप इसमें हमें बताएं तो हम सब थोड़ा। हाँ देखिए, पेट्रोलिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये टॉपिक तो ऐसा है कि ये तो चर्चा, इस तरह चर्चा होगी तो अच्छा खासा लंबा भी खिंच सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बात करेंगे। उस समय की पेट्रोलिंग और आज की पेट्रोलिंग परिस्थितियां हैं और साधन हैं। उस समय ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे। उस समय फॉरेस्ट गार्ड सुबह ही उठता था। मैं एक्चुअल में रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर रहा हूँ स्पेशली। सुबह उठेगा, अपना चाय वाय पिएगा, अपना डंडा उठाएगा, और एक उसको वाचर उसका है, जो उसके सहायक, बीट सहायक भी बोलते हैं। कई जगह होता है, कई जगह नहीं भी होते। अभी भी ऐसी स्थिति है कि हर हर फॉरेस्ट गार्ड को बीट सहायक नहीं मिल पाता है। फिर भी वो किसी ना किसी को लेके, या ड्राइवर है कोई उसको लेके, तो जंगल का एक राउंड लगा के आता है और 10 या 11 बजे लौट के आता था। पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। 80s 80s की और 70s की बात कर रहा हूँ। वो पूरा राउंड लगा के जंगल का आता था। अपना रोटी सब्जी खाना, जो नाश्ता कह लीजिए या उसको खाना, ब्रंच टाइप वो लेता है हमेशा फॉरेस्ट में। मैं आपको ये बता दूं, मुझे 10 साल हो गए रिटायर हुए, आज भी मैं ब्रंच ही लेता हूँ। सॉरी। सर आप ऑडिबल है? ऑडिबल है, विजिबल है? बताइए। हाँ, विजिबल है ना? अरे वो फोन आ गया कहीं, वो भी WWF से आ रहा है किसी का। सॉरी। कोई बात नहीं क्या बोल रहा था मैं? सर। हाँ, वो बीट फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड की, हाँ, पेट्रोलिंग की बात। तो वो ये उसका रूटीन था, शाम को एक राउंड फिर लगाता था। सॉरी, शाम को एक राउंड फिर लगाता था वो। तो वो अपना पूरा जंगल देख लेता था, क्योंकि बीट एक छोटी वो है। फिर एक बीट और 2 बीट या 3 बीट मिला के एक सेक्शन बनता है, जिसमें फॉरेस्टर, हालांकि फॉरेस्टर शब्द भी एक बड़ा व्यापक है। वी आर ऑल फॉरेस्टर्स। जो भी फॉरेस्टर का मतलब तो ये वनविद, जो वनों का ज्ञाता हो, जो फॉरेस्ट्री का ज्ञाता हो, उसी को फॉरेस्टर बोलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फॉरेस्टर भी एक पद है, जिसको सेक्शन अफसर, उसको सेक्शन मिलता है। डिप्टी रेंजर होता है एक, उपराजिक, या यहाँ उप वन क्षेत्र अधिकारी भी कहलाता है। यूपी में कुछ दूसरा नाम होगा, किसी स्टेट में अलग अलग नाम होते हैं। तो ये सेक्शन अफसर होते हैं। इनके अंडर में 1 या 2 बीट अफसर, 3 बीट अफसर, इस तरह अलग अलग क्षेत्र में इस तरह का होता है। तो ये जो कभी कभी ये इकट्ठा होके भी दोनों बीट, जैसे सेक्शन के एक सेक्शन अफसर के पास 2 बीटें हैं, तो वो अपने दोनों तीनों स्टाफ को लेके, वाचर को लेके, जो उनके सहायक है उनको लेके, तो एक पूरा वो बना के, तो एक कभी कभी वो, कभी कभी क्या, सप्ताह में 1-2 बार निश्चित रूप से उसका एक राउंड पूरी दोनों बीट में भी लगता है। रेंजर, जो उसके ऊपर रेंजर होता है, डिप्टी रेंजर भी सेक्शन का इंचार्ज होता है। रेंजर होता है तो उसको वो पूरी रेंज होती है। एक रेंज में 8 से 10 बीट अफसर होते हैं, 3, 4, 5 इस तरह से सेक्शन अफसर होते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन हमारा मैनेजमेंट का है, जो फील्ड का है। इससे ऊपर फिर ACF, जिसको SDO भी कह लेते हैं, वाइल्ड लाइफ में उसको वाइल्ड लाइफ वार्डन कहलाता है। तो ये अलग अलग कहानी है। लेकिन एक्चुअल में फील्ड में जो मैं समझता हूँ, फील्ड का जो मौके पर रहता है, वो रेंजर और उससे नीचे वाले सेक्शन अफसर और बीट अफसर, ये सब होते हैं। तो इस तरह से रेंजर भी जो कोई स्पेशल
कोई सूचना मिली उनको, तब तो वो पूरा स्टाफ को अपने लेके पूरा वो पेट्रोलिंग करते हैं। पुराने टाइम में मैं जो अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तराई में रहा हूँ, तो उस समय हमारे पास ट्रैक्टर हुआ करते थे। एक्चुअल में प्लांटेशन हुआ करते थे, क्लियर फेलिंग हुआ करती थी, तो प्लांटेशन भी मैकेनाइज्ड प्लांटेशन भी थे, जिसमें ट्रैक्टर एक रेंज में किसी में 3 ट्रैक्टर, किसी में 4 ट्रैक्टर हुआ करते थे, बड़े ट्रैक्टर थे वो, रशियन ट्रैक्टर हुआ करते थे पुराने टाइम में। तो ट्रैक्टरों से ही हम लोग गश्त करते थे, गाड़ी नहीं हुआ करती थी। ये गाड़ी तो 2000 के बाद ही आनी चालू हुई है, और वो भी पहले वाइल्ड लाइफ में आई है, वाइल्ड लाइफ ब्रांच में, उसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट में। लेकिन हम लोग, मैं इतना जानता हूं कि रेंजर जो ट्रेनिंग करके आता था फ्रेश, उसके पास बाइक भी नहीं हुआ करती थी। हाँ, एक उस समय हथियार, जो आर्म्स की बात करूं मैं, आर्म्स भी उस समय रेंज में, रिजर्व फॉरेस्ट में स्पेशली, या वाइल्ड लाइफ के जो एरिया थे, जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसमें एक खाली 12 बोर बंदूक हुआ करती थी। आज की परिस्थितियां क्या हैं? आज की परिस्थितियां ये है कि हमारा जो बीट अफसर है, वो शायद भर्ती होने से पहले उसके पास अच्छी खासी बाइक मिलेगी। और इसी तरह से जो जो भी आज रेंज ऑफिसर हैं, उनके पास 4 व्हीलर सभी के पास है, ज्यादातर गवर्नमेंट के 4 व्हीलर हैं। तो ये अंतर आ गया है काफी। सर मेरा एक और लेकिन क्वेश्चन है हाँ, इसमें। हाँ आप बताइए। जब फॉरेस्ट में गश्त लगाते थे, पेट्रोलिंग करते थे या सर्विलेंस करते थे, तो कभी आपने इंक्रोचमेंट, पोचिंग और इलीगल लॉगिंग का कुछ केस देखा था? और आप लोग कैसे उन सब चीजों को डील करते हैं? थोड़ा अगर आप बताना चाहें तो प्लीज बताइए। हाँ, बिल्कुल 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 बताएंगे। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअल में यही प्रैक्टिकल चीजें यही हैं। मैंने जंगल से सीखा है, सीख रहा हूँ अभी भी, ये भी मैं बता दूंगा आपको। चूंकि मैं WWF से जुड़ा हूँ, और मेरा जो काम है यही है कि स्टाफ को थोड़ा सा प्रोत्साहित करना, फील्ड में जाना, गश्त कर रहे, कैसे कर रहे, क्या करे भैया, ये कर लो। अब तो टेक्निकल हो गया सब, GPS और ये सब आ गए हैं। ये कई मौके ऐसे आए हैं। मैं 90s की बात कर रहा हूँ। मैं तराई में हुआ करता था, हल्द्वानी। तराई केंद्रीय वन प्रभाग है, उसमें गदगदिया एक रेंज है, मैं वहां रेंज ऑफिसर हुआ करता था। तो मेरे यहाँ सागौन का इलिसिट फेलिंग हो गया। 4-5 पेड़ कटे, काफी होता था वहां। तो जब फॉरेस्ट गार्ड ने मेरे आके, बीट ऑफिसर ने मेरे को बताया, साहब ऐसे ऐसे हो गया है, तो सबसे पहले मैं, जानते हो कहाँ गया मैं? संबंधित जो पुलिस ऑफिसर है, जो थाना है वहां, कालाढूंगी थाना पड़ता है, तो मैं वहां गया, उससे मिला, जो SO था वहां, उसको बताया कि मेरा कुछ ऐसे ऐसे हो गया है। तो संदिग्ध नाम कुछ थे, होता है, ये तो हमारा वो है, एक सूचना तंत्र, उसकी अलग बात करेंगे। तो उसको मैंने बताया कि मैं, ये संदिग्ध हो सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हेल्प करिए, बाकी मैं अपना देखता हूं। तो उन्होंने भी कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दी, कुछ मेरे जो अपने सोर्स थे, उन सोर्स से भी पता लगाया, तो कंफर्म हमको हुआ कि फला 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 ये लोग थे जो पहले से इन्वॉल्व रहते हैं। एक्चुअल में हुआ ये था कि कुछ अपने संबंध बनाने पड़ते हैं। जो मेरा बीट ऑफिसर है, जो हमारा सेक्शन अफसर है, जो रेंज ऑफिसर है, आज की बात कर रहा हूं मैं इनसे ये जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपना एक सूचना तंत्र जो लोकल होता है, उसको जरूर बना के रखिए। क्योंकि उसके बिना आप जंगलों को बचा लें, करते बच ही रहे हैं जंगल, लेकिन खाली खाकी के भरोसे हम चाहें कि जंगल हम बचा लेंगे, आज वो टाइम नहीं बचा है। एक्चुअल में वो, मैं जो टॉपिक है उसी को मैं बताना चाहूंगा। तो उन पे इतना प्रेशर पड़ा, पुलिस ने प्रेशर डाला, खाली बुला बुला के, चूंकि उस टाइम ये मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। वो शाम तक मेरे पास उनका मैसेज आया, साहब ये गलती हो गई, हमको नहीं पता था कि आपकी रेंज है। देखिए, आपकी रेंज है, इसका मतलब ये था कि वो काटना तो था ही उनको, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमजोरी भी थी। ये भी मैं बड़ा स्पष्ट कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हम आपको वो लकड़ी बता देंगे वहां,
एक्चुअल हुआ ये था कि फिर वो हमको पूरा सूचना दी गई, हम वहाँ गए, हमको पूरी प्रकाश जितनी थी वो उठा के लाए, उनमें 2 आदमियों को अरेस्ट किया, उनको पकड़ा, फिर उस टाइम ये था कि उनसे मुआवजा लेके वो कंपाउंड किया। तो इस तरह के केस मेरी लाइफ में एक नहीं बहुत हुए। इसी सर तरह इसमें मुझे एक और क्वेश्चन है मेरा, आप लोग किस केस हाँ, के किस एक्ट के अंदर या लॉ के अंदर आप ऐसा वो कर सकते हैं? प्लीज डाउन योर हैंड श्रद्धा बिश्नोई जी। क्या एक्ट की बात है? तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, रिजर्व फॉरेस्ट में ज्यादा लागू होता है। रिजर्व फॉरेस्ट में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हमारा बहुत वो है, धारा 26 हुआ करती थी। अब मुझे बहुत धाराओं का अभी, चूंकि मैं उस सिस्टम से 12 साल से मैं अलग हो चुका हूँ, और मैं 70 प्लस हूँ, ये भी बता दूं मैं आपको। जी लेकिन सर। ये जंगल की वजह से, जंगल घूमने की वजह से मैं अपने आप को अभी जी सर। जो मुझे कुछ, हाँ बोलते हैं सीनियर सिटीजन, मगर सीनियर सिटीजन से मुझे थोड़ा सा वो लगता है, अभी नहीं सर, हूं मैं। सर मैं आपसे हाँ, इसमें ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, इंटेलिजेंस गैदरिंग और अदर एजेंसीज और फॉरेस्ट रेस्टोरेशन में आप लोग आपके टाइम पे कैसे कैसे आप लोग इंगेज होते थे और कैसे इन सारी चीजों में काम करते थे, हाँ, थोड़ा इसमें भी लाइट शो मतलब डालिएगा। राइट 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 राइट। एक तो देखिए, एक्चुअल में एक ट्रेनिंग हुई थी हमारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है नैनीताल में। एक ट्रेनिंग हुई थी, तो बड़े वहाँ एक्सपर्ट, अच्छी ट्रेनिंग थी वो, रेंज अफसर और अपर से जो ऊपर वाले जो अधिकारी हैं, कंजर्वेटर और चीफ भी उसमें 1-2 हुआ करते थे। तो एक ट्रेनिंग हुई थी, मैं थोड़ा सा वो रेफरेंस देना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, आज के जो पीढ़ी है, आज के जो बच्चे आए हैं फॉरेस्ट में जो हैं, उसमें एक्सपर्ट आए थे कोई, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, जो मैंने बिल्कुल, हम आज भी मैं कहता भी हूँ हमेशा, जो मेरे साथ काम किया है जिन्होंने, और जो अब भी WWF के नाते जो मुझसे मिलते हैं या हम लोग फील्ड में जाते हैं ट्रेनिंग देते हैं, उनको भी मैं ये समझाता हूँ कि जो जॉब है हमारा, यदि उसमें हम अपनी हॉबी ढूंढ लेंगे, समझ रहे मेरी बात? जैसे फॉरेस्ट फॉरेस्ट में हम काम कर रहे, तो फॉरेस्ट में यदि कुछ हॉबी हमारी है, ड्रिफ्ट वुड इकट्ठा करने की हो सकती है, तरह तरह के पत्थर हैं, तरह तरह के पत्ते हैं, तरह तरह के पेड़ है, कुछ भी, मतलब इस तरह की कुछ हॉबी यदि आप ढूंढ लेंगे, तो उसमें आपको सर्विस करने में आनंद आएगा, निश्चित रूप से बहुत आनंद आएगा। मैं ड्रिफ्ट वुड थोड़ा बहुत इकट्ठा करता देखता था, कभी नैनीताल गए, ऑफिस हुआ करता था उसका, रिसर्च का हमारा नैनीताल हुआ करता था तब, तो ड्रिफ्ट वुड रखे रहते थे उस पे, क्या नाम, सड़कों पे बेचते थे बेचारे, अपना पेट पालते थे वो। तो हमको वो शौक लगा। मैं ये दिखाना चाहूंगा कि इधर यदि नहीं दिख रहा होगा, मैं रखी है 1-2 अभी भी मैं खुद पेंट करता हूँ। तो उससे ये अच्छा, ये एक बहुत बढ़िया मेरे को वो मिला कि मुझे वो एक हॉबी अपने आप ही दिल ने कहा कि ये काम करते हैं। तो उसमें नालों में हम चलते थे, तो नालों में पेड़ गिरे होते हैं, उसी में ड्रिफ्ट वुड मिलती है, और उसमें नालों में हमको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता था कि वाइल्ड लाइफ का जो प्रेजेंस है, वाइल्ड लाइफ सामने देखना तो बड़ा इतना आसान नहीं होता है, बट उसमें उनके पगमार्क, फुटप्रिंट, ये सब मिलते हैं। तो एक तो मेरे हॉबी उससे वो हो गई, और फिर उसमें स्टाफ को लेके चलते थे हम, क्योंकि नाले जितने होते हैं उसमें पानी भी होता है, तो जानवर भी खूब मिलते हैं। तो ये कई बार इस तरह का एनकाउंटर भी हुआ कि टाइगर बैठा है, हम चले गए, हम वहां जड़ को, मका इस जड़ को यहां से काट दे भाई, इसका ऐसा देखो, इमेजिनरी होता है वो, इमेजिनरी है कि ड्रिफ्ट वुड का तो इमेजिन करना पड़ता है ना कि हाँ ये ऐसा है। तो ये एक शौक लगा मुझे, और इसमें मैं अपना जंगल छान मारता था, और स्टाफ को साथ लेके चलता था, उससे हमको वाइल्ड लाइफ का भी आइडिया होता था कि हाँ यहाँ देखिए, यहाँ टाइगर अभी गया है, ये इसका पगमार्क दिखाई दे रहा है, एलिफेंट का है, फुटप्रिंट है, ये सब बहुत कुछ मिलता था। तो मैं आज के पीढ़ी को, जो मेरे साथ जुड़े हैं कुछ लोग, मैं देख रहा हूँ आशीष गौड़ जुड़े हैं, जो बहुत अच्छे एक फॉरेस्टर है, सेक्शन अफसर बहुत अच्छे हैं, वो इन्होंने WWF ने भी इनको बड़ा प्रोत्साहित किया, कुछ विदेश यात्रा भी करवा दी है। मैं अभी फोटो देख रहा था उनका। तो ये जरूर, आप जो, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कोई भी जो मेरे स्टाफ जुड़ा, जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, फॉरेस्ट में आइए,
आगे आने वाला समय नेचर से जुड़ेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, मन भी अच्छा रहेगा। और देखिए जंगल में वाइल्ड लाइफ या नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, इनमें लोग आते हैं टूरिस्ट, पैसा देते हैं, पैसा देते हैं ना। टूरिज्म का हमारा एक अलग डिपार्टमेंट है, टूरिस्ट पैसा देता है और हमको फ्री में घूमने को मिलता है, उसका उल्टा पैसा हमको मिलता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उसका उल्टा हमको पैसा मिलता है, हमको तनख्वाह मिलती है, हर महीने पैसा मिल जाता है। तो इसलिए हॉबी जरूर पालिएगा, मैं ये कहना चाहूंगा। जी सर, यस। आपके प्रेजेंस में जब आप फॉरेस्ट में थे तो कभी क्या आपने फायर प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट किया, या आपके प्रेजेंस में आपने फॉरेस्ट फायर देखी है? फॉरेस्ट फायर देखी नहीं है, फॉरेस्ट फायर से जूझते रहे हैं। मेरा उत्तरकाशी पोस्टिंग था। उत्तराखंड जब बना तो मैं उत्तरकाशी ही पोस्टिंग था मेरा। मैं एक्चुअल में, चूंकि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो उत्तराखंड में सर्विस की है, तो मैं यहाँ की परिस्थितियां बता रहा हूँ। जहां मेरा हेडक्वार्टर था वहां से सामने जो ऊंची पहाड़ी थी उस पर फायर दिखाई थी। स्टाफ को इकट्ठा किया, लगभग 2 बजे थे, दिन के 2 बजे थे, आग दिखाई दी। स्टाफ को इकट्ठा किया, मैं कहा भाई आग आग लग गई है, चलना है। स्टाफ ने बोला साहब जाने में हमको पूरी रात हो जाएगी। अब देख परेशानी की बात बता रहा हूं, कितनी कठिन वो है। तो फिर क्या हुआ कि साहब इसका इंतजार करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि कोई गाड़ी टैक्सी लेते हैं, टैक्सी से वहां जाते हैं, वहां से फिर ऊपर चढ़ते। हम रात के 1:30 बजे वहां पहुंचे, कहीं वो भी टैक्सी से रोड जहां तक जा सकते थे, फिर सीधी चढ़ाई चढ़ी। तो ये इतना टफ होता है। इसी तरह राजा जी की मैं बात कर रहा हूँ, राजा जी में मैं लास्ट के जो मेरा टेन्योर था, राजा जी में मैं 8 साल रहा हूँ सिस्टम में। और उसके बाद में 12 साल मुझे WWF में हो गए, जो राजा जी को भी देख रहा हूँ और आसपास के जो डिवीजन है उसमें भी हम लोग देखते हैं। राजा जी की भी यही स्थिति है। शिवालिक हिल है यहाँ, शिवालिक हिल ऊपर जो हमारी घास होती है यहाँ भाबर घास के नाम से जानी जाती है, और वो गर्मियों में सूख के वो ऐसी हो जाती है कि कागज शायद देर में जलेगा, वो जल्दी जलेगी। तो यहाँ जब आग लगती है, निश्चित है कि ज्यादातर आग इंडिया में, वो ऐसा नहीं कि जो हम किताबों में पढ़ते हैं कि बांस के रगड़ने से, इसके रगड़ने से, ज्यादातर मैन मेड होती है। वो कैसे भी है, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो यहाँ की भी स्थिति यही होती है। इसलिए फायर लाइन जो हमारी होती है, फायर लाइन एक पुराने टाइम से ही फायर लाइन जंगल में होती है, वो अलग अलग चौड़ाई की होती है। उन फायर लाइन को हम दिसंबर जनवरी और उससे पहले, जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 15 फरवरी से फायर सीजन मानते हैं हम। उससे पहले उन फायर लाइन को, उसका घास, उसके इस तरह के जो मलबा है, जो इस तरह का डेब्रिस पड़ा है वहां, जो जला के उसको नष्ट कर देते हैं। जिससे एक जो फायर लाइन वो डिवाइड करती है जंगल को अलग अलग उससे, तो एक तरफ यदि आग लगी है तो उस फायर लाइन पे आके वो आग रुक जाती है। ये हमारा मैनेजमेंट का एक सिस्टम है। तो इसी तरह मैं बोल रहा था कि यहाँ शिवालिक हिल जो है, यहाँ जो घास है वो भाबर घास कहलाती है। वो कागज की तरह जलती है, और उड़ के वो बिल्कुल जैसे पहाड़ में जितना है वो चीड़, जहाँ चीड़ है तो वहां चीड़ के कौन जो होते हैं वो जलते हैं तो वो नीचे खिसकने लगते हैं। तो सबसे बड़ा जो शत्रु है जंगल का, वो सबसे बड़ा फायर है हमारा। जो फायर से जो क्षति होती है उसमें कितने छोटे बच्चे, अंडे, कितना जानवर, कितना बड़ा नुकसान होता है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सभी से कि ये जहां भी आप हैं, वो जहां भी सर्विस करते हैं या पढ़ाई करते हैं, ये हमेशा जरूर अपने घर में जाके अपने साथियों को, अपने समाज में ये जरूर एक संदेश दीजिए कि जंगलों में फायर ना लगाई जाए। क्योंकि मैन मेड ही 95 का 99% यहाँ इंडिया में जो फायर, फॉरेस्ट फायर होती है वो आदमी के कारण लगती है। ये मैं संदेश देना चाहूंगा। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है। कभी आपने पोचर्स के साथ आमना सामना किया है जब आप
फील्ड में थे, या आपने कभी कुछ ऐसे कोई किस्से आप हम सबसे शेयर करना चाहें? और ये लंबी कहानी है, और चूंकि ये लीगल मामले हैं, कोर्ट में भी चल रहे हैं। मुझे 12 साल हो गए रिटायर हुए। कोर्ट में आई थिंक महीने में नहीं तो 2 महीने में तो एक ना एक तारीख लग जाती है। कभी मैं पौड़ी जाना पड़ता है, राजा जी नेशनल पार्क में रहा, टाइगर रिजर्व तो मेरे बाद बना है, नेशनल पार्क में रहा। तो यहाँ कुछ जो पोचर पकड़े हमने, उनके केस वहां चल रहे हैं अभी। तो मुझे, चूंकि मैं आईओ था उसमें, मैं वार्डन हुआ करता था, तो वाइल्ड लाइफ केस में एक ये है कि आईओ जो होगा वो नॉट लेस देन एसीएफ। बाकी रिजर्व फॉरेस्ट में, वाइल्ड लाइफ केस में तो नॉट लेस देन एसीएफ। एसीएफ से नीचे उसका वो नहीं होगा, आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। बाकी जो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट हैं या और अन्य केस हैं, लकड़ी के केस हैं, जो इलिसिट फेलिंग के केस हैं, और केस हैं, अवैध एंट्री के केस हैं, उसमें जांच फॉरेस्टर करता है, मेन फॉरेस्टर या डिप्टी रेंजर करता है। ये है कहानी। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा मैं यहाँ बोलूं, जो लीगल मैटर हैं, जो केस चल रहे हैं कई एक, ये इस तरह के हैं कि एक्चुअल ये मैं बोल नहीं सकता उसको कि एक्चुअल क्या कंडीशन थी, किस तरह से लिखा गया, किस तरह से केस काटा गया। केस काटते समय तो फिर कुछ सर लीगल एक पॉइंट भी क्वेरी ध्यान है, में रखे जाते हैं। एक क्वेरी है हाँ, कि जब आप प्रैक्टिस में थे, जब आप फॉरेस्टर थे, तब ज्यादा पोचिंग के केसेस आपने सुने थे या देखे थे, या अभी हो रहे हैं? मतलब कंपैरेटिव एक मैं चाहती हूँ, एक हाईलाइट हमें मिले। ये भी कहना एक बड़ा बड़ा टफ क्वेश्चन रिया जी आपने पूछ दिया है। टफ नहीं कहूंगा, बट क्योंकि सर उस बट इस समय इतने ज्यादा मतलब वाइल्ड लाइफ हुआ करती थी, अभी भी है वाइल्ड लाइफ, लेकिन उस समय तो ज्यादा हुआ करती होगी। और मतलब जितना हम समझ पा रहे हैं, उस समय ज्यादा पोचिंग के केसेस भी हुआ करते थे, जिसके कारण इतने सारे लीगल इन्फोर्समेंट्स आए और लॉ थोड़ा स्ट्रिक्ट हुआ। तो इसमें आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। गाइड नहीं, कुछ बातचीत ही कर सकते हैं, इसमें गाइड वाली कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, पुराने समय में चूंकि साधन भी ऐसे नहीं थे, और आप एक चीज देखिए ना, मैं सभी को, जो बच्चों को बताना चाहूंगा, जंगलों पर प्रेशर कितना हो चुका है। 30 मुझे अभी लगभग 50 ईयर हो जाएंगे, एक आध साल में मैं 48 49 ईयर हो चुके मुझे जंगल से जुड़े हुए। उस समय के जंगल, मैं आज हरिद्वार में बैठा हूं, और मैं 77 to 79 शुरू का मेरा फर्स्ट, मैं रिसर्च में यहीं पोस्टिंग हुआ था, तब मैं वो जंगल देखे हैं, वो नदियां देखी हैं, वो शहर देखा है। आज वही शहर, वही हरिद्वार शहर, हर की पौड़ी के सामने से जो हाईवे निकलता है, यहाँ लकड़ी के प्लैंक्स डाल के गाड़ियां पास होती हैं। 70s की बात कर रहा हूं। तो प्रेशर देखिए ना, कितना कितना जंगलों पर पड़ा है। क्या जंगल का एरिया थोड़ी बढ़ गया है, जंगल का एरिया तो कम ही हो रही है। भले ही वो प्लांटेशन करके, सोशल फॉरेस्ट्री के प्लांटेशन करके या अन्य प्लांटेशन करके, हम वो एक उसकी क्षतिपूर्ति कह लो, क्षतिपूर्ति प्लांटेशन ही बोले जाते हैं। वो जो भी पेड़ कटता है तो उसका कितना 10 टाइम्स या जो भी करते हैं आजकल, मैं उसमें उसमें नहीं जाऊंगा। बट जंगलों पर जिस तरह का प्रेशर है, उस हिसाब से जंगल जो प्रेशर हो रहा था, उसमें जो वाइल्ड लाइफ है उन पर भी प्रेशर पड़ा है। हरिद्वार की मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ सिडकुल बना है, इंडस्ट्रियल एरिया आया है। उसके बाद ये जो वेस्टर्न पार्ट है राजा जी टाइगर रिजर्व का, वेस्टर्न पार्ट एग्रीकल्चर फील्ड लगे हुए हैं। 70s 80s में जहां एग्रीकल्चर फील्ड, आज बड़े बड़े खेत देख रहा हूं मैं, गन्ने की फसल देख रहा हूं। यहाँ झाड़ियां हुआ करती थी रिया जी, हरिद्वार में, जहां सिडकुल, अब इंडस्ट्री आ गई है पूरी, ये पूरी झाड़ी और पेड़, छोटे पेड़ इस तरह के हुआ करते थे। तो ये क्या था, ये निश्चित हैबिटेट थी उन जानवरों की जो इस तरह के हैबिटेट में रहते हैं। वो सब धीरे धीरे वो खत्म हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि वो जंगल खत्म हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से वो जंगल ही तो था उनके लिए, वो बहुत अच्छा जंगल था उनके लिए। लेकिन आज वो सब, यहाँ पहले बाउंड्री से बाहर जहां सिडकुला, यहाँ बांस के अच्छे खासे बांस हुआ करता था। आज वहां इंडस्ट्री खड़ी है, लाइट सारा, लाइट इतना इतना ज्यादा वो हो गया है,
सिडकुल से लाइट पूरे राजा जी की वेस्टर्न बाउंड्री, हालांकि अच्छे खासे शेल्टर बेल्ट का भी उसमें प्राविधान दिया गया है, अभी उतना शायद नहीं काम हुआ है, बट फिर भी राजा जी में ये रहा कि जो राजा जी की एक रोड जाती है अंदर, उसका और बाउंड्री के वो जो दीवार भी बनी हुई है 6-7 किलोमीटर, 6.7 किलोमीटर दीवार बनी है जहां तक आबादी है, उसके बीच में जितने भी हमारे पेड़ हैं वो पेड़ अच्छे खासे एक शेल्टर बेल्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो लाइट का भी थोड़ा कम हुआ है। लेकिन शहर इतने बढ़ गए हैं, हरिद्वार और बीच में एक रायवाला पड़ता है, छोटा सा कस्बा है अब तो, हरिद्वार और रायवाला के बीच में 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर का राजा जी टाइगर रिजर्व का जंगल है। उसके बाद एक सत्यनारायण हमारा पड़ता है, एक मंदिर है, उसके बाद ऋषिकेश आ जाता है। वहां एक्चुअल में ऋषिकेश और हरिद्वार की दूरी 25-26 किलोमीटर पड़ती है, लेकिन आज खाली जंगल का वो पार्ट छोड़ के 3-4-5-6 किलोमीटर 5 किलोमीटर का जो सत्यनारायण और ये मिला के, बाकी पूरे में आबादी आ गई। तो ये देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंडीशन देखिए ना, ट्रेन पास होती है राजा जी टाइगर रिजर्व से, वो लंबा एरिया है उसका। उस जमाने में 70s 80s में आई थिंक बहुत कम ट्रेनें थी, हार्डली 15-20 ट्रेन होंगी, मैं एक्यूरेट नहीं जानो, लेकिन आज मालूम है मुझे, आज कम से कम 45 और 50 के बीच में ट्रेन विद इन 24 आवर्स वहां से गुजरती है। सर हमारे नेशनल सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट, आप वो बात हाँ कंटिन्यू करिए, फिर मैं क्वेश्चंस हैं जो हमारे हाँ मतलब जो हाँ, पार्टिसिपेंट्स निश्चित हैं उन्होंने निश्चित। क्वेश्चन किए हैं कुछ। नेशनल हाईवे, ये वैसी रोड हुआ करती थी, मैंने बताया 70s की बात कर रहा हूँ कि यहाँ प्लैंक डाल के, बड़े बड़े प्लैंक डाल के कुछ वो व्हीकल पास हुआ करते थे, स्पेशली बरसात में। आज वो हाईवे बना है, 4 लेन 6 लेन की जरूरत पड़ रही है। कॉरिडोर की मैं बात करना चाहूंगा। कॉरिडोर, जंगल के जानवर उस समय आराम से इधर उधर, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट, राजा जी 2 पार्ट में बटा हुआ है। राजा जी का एक पार्ट है ईस्टर्न पार्ट, जिसमें चीला और गोहरी रेंज है, एक रवासन भी यूनिट बना दी गई है, वो गंगा के ईस्ट में पड़ता है, और वेस्ट पार्ट पड़ता है उसमें उसमें भी, मतलब कुल मिला के 8-10 रेंज हैं, लेकिन मेन पार्ट उसका वेस्टर्न पार्ट है। आपको ये बताऊं कि ईस्टर्न पार्ट में टाइगर की स्पेशली बात करूंगा मैं, टाइगर की संख्या अच्छी खासी है, मतलब बहुत अच्छी संख्या वहां है, 43, आई डोंट नो एक्यूरेट फिगर, बट ये 40-50 के बीच में टाइगर की संख्या आ गई है। और ईस्टर्न पार्ट में हम टाइगर वहां जीरो हो गया था, जीरो होने के बाद अब उसको रिलोकेशन का कार्य चल रहा है, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ WWF के माध्यम से। वो कारण क्या बना, चूंकि जो कॉरिडोर थे, जो उनके गलियारे थे जानवरों के, वो सारे अवरुद्ध हो गए ड्यू टू इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू पॉपुलेशन। ये मोतीचूर और हरिपुर कला गांव है, ये बहुत छोटे हुआ करते थे, खेत हुआ करते थे, यहाँ हर आदमी का अपना घर था, खेत में घर था, तो बाकी जानवर आराम से क्रॉस हुआ करता सर था। इससे एक क्वेश्चन रेज होता है जो हमारी श्रद्धा बिश्नोई मैम पूछ रही है, हाउ टू कोप अप ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इन नियर बाय सेटलमेंट। मतलब बस समझा नहीं। ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी है, बस्तियां भी बसी हुई है, सेटलमेंट्स हैं लोगों के, तो वहां पे हाँ हाँ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कैसे, उससे निकला जाए, उससे राइट कैसे राइट कोप अप राइट किया। राइट राइट। देखिए, आप, हम कहाँ से निकल कर आया है इंसान, हम कहाँ से निकल के आए हैं? जंगल बस्तियां। जंगल बस्तियां, जंगल नहीं बस्तियां नहीं, जंगल से निकल के आए हैं। जब अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे हम जंगल से निकल के आए। हम एक्चुअल में, जो मैं समझता हूं, जो मैं बोलता हूं हमेशा, टाइगर को हम आदम, वो हिंसक हिंसक जानवर नाम दे देते, मैं ये नहीं कह सकता कोई भी। हम स्पेशली मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को और बच्चों को भी ये कहना चाहूंगा कि हिंसक मत कहिए उनको, वो हिंसक नहीं है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है पिछले 40-50 साल का, मैं फॉरेस्ट में रह के, मैं ये जानता हूँ, वाइल्ड लाइफ में हमको पढ़ाया भी जाता है, और कई जो अच्छे जो वाइल्ड लाइफर रहे हैं, जिन्होंने किताबें भी लिखी हैं,
मैं ये मानता हूं कि टाइगर इज द मोस्ट जेंटिल एनिमल ऑफ द जंगल। आप किसी टाइगर रिजर्व में जाएंगे टू एज ए टूरिस्ट, टाइगर रिजर्व का मतलब ये हुआ कि पब्लिक या टूरिस्ट ये समझता है कि टाइगर रिजर्व है तो ये तो टाइगर यहाँ बैठे मिलेंगे हमको। टाइगर अकेला रहता है, उसका अपना एरिया होता है। और मोस्ट जेंटल एनिमल इसलिए बोल रहा हूँ कि टाइगर इतना शर्मीला होता है कि टाइगर आपके सामने नहीं पड़ेगा। किसी भी टाइगर रिजर्व में या किसी टूरिज्म क्षेत्र में, वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में जहाँ टाइगर आप देखना चाहते हैं या टूरिस्ट के रूप में आप गए हैं, आप निराश मत होइए कभी भी। आप पूरा टूरिस्ट जोन में घूम आए हैं, आपको टाइगर नहीं दिखाई दिया, लेकिन मैं 90% नहीं 99% मैं श्योर हूं कि टाइगर ने आपको जरूर देख लिया है। टाइगर ने आपको जरूर देखा होगा। वो इतना ऐसे यही जानवर नहीं, हर जानवर, कुछ जानवर होते हैं जो सामने दिखाई देता है। लेपर्ड है, जैसे लेपर्ड सामने वो बैठ गया तो बैठा रहेगा। हालांकि टाइगर की भी ये खूबी है कि यदि वो बैठा है, उसको नहीं उठना है तो बैठा रहेगा। लेकिन टाइगर शर्मीला मानता हूं मैं कि शर्मीला एक जानवर है, और वो हमारी आहट से, हमारी खुशबू से, इनसे भी वो एक हमारा वो आभास कर लेता है। तो वो कहीं खड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा हट जाएगा या छुप के खड़ा हो जाएगा, आप पास हो जाएंगे, उसको जहां जाना होगा वो जाएगा। सर, ये हमारा और एक और क्वेश्चन है। प्रफुल्लिति सर ने पूछा है कि जो पाइन ट्रीज हैं वो जिन्हें प्लांट किया गया वो कॉलोनियल टाइम में किया गया, और वो एक टाइप की गम फॉरेस्ट, मतलब गम के कारण फॉरेस्ट फायर कॉज करता है। और दूसरा उनका यही क्वेश्चन है कि आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? वो देखिए, गम की पहले तो उसकी बात कर लेते हैं, चीड़ की बात कर लेते हैं। वो लीसा बोला जाता है उसको, जो निकलता है, और वो कमर्शियल उसका, उससे एक्चुअल में पेंट बनता है। जो हमारे पेंट बनते हैं ज्यादातर उसी से बनते हैं। और इसका बाकायदा ठेका हुआ करता था, आप घाव लगाते हैं उसमें। आपने देखा होगा कि उसमें फिर हम एक कंटेनर टाइप छोटे वो डालते हैं, तो उसको फिर इकट्ठा करते हैं। डिपो है, लीसा डिपो होते हैं, उसमें वो जाता है, फिर नीलाम होता है। तो ये कमर्शियल एक्टिविटी है हमारी। बाकी आपने क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था? सर, आपका फेवरेट एनिमल कौन सा है? अच्छा, मेरा एक्चुअल में जो जिस कंडीशन में मैं आज आ चुका हूँ, मैंने बोला ना कि मैं, जब अब 50 साल मेरे को पूरा होने वाले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, फेवरेट एनिमल कोई नहीं है। वो क्यों, ये भी बता दूं मैं क्यों। मैं जंगल जाता हूं, मेरी हॉबी है जंगल घूमना, मैं पहले भी बता चुका। मैं जंगल में साइन देखता हूं खाली, टाइगर के, लेपर्ड के, हाथी के, पेंगोलिन के, इस तरह के साइन देखते हैं तो मुझे लगता है कि जानवर हमारा है। समस्या यह है कि हम जानवर बचाएं या जंगल बचाएं। फेवरेट इसलिए मैं कह रहा हूँ, फेवरेट मेरा कोई जानवर नहीं है। टाइगर देखना सबको अच्छा लगता है भाई, टाइगर दिख जाए तो अच्छा है, लेकिन मैं बहुत कीन नहीं रहता जंगल जाके कि टाइगर ही दिखे मुझे। ऐसा मतलब ये, या तो मैं ये कहूंगा कि मैं संतुष्ट हो चुका, कितनी बार देखा होगा नहीं मालूम है। लेकिन ये अच्छा है, सबको देखने के लिए तो सबको अच्छा लगता है जो। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि वाइल्ड लाइफ या जंगल, टाइगर को हम टाइगर रिजर्व भी क्यों बनाते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा। मैं अक्सर ये बोलता भी हूँ बच्चों में, स्कूलों में जरूर बोलता हूँ मैं, टाइगर रिजर्व ही क्यों बनाते हैं। देखिए, टाइगर एक ऐसा एनिमल है कि जो उसके हैबिटेट है, जिस जंगल में वो रहता है, वो जंगल हर तरह से बैलेंस होता है, वरना वो टाइगर वहां रहेगा ही नहीं। टाइगर, इसलिए टाइगर रिजर्व के जितने भी एरिया हैं, आप उनको देखेंगे और बाहर के जो दूसरे हमारे जंगल है उनको देखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई देगा आपको। जंगल में प्रकृति का, पेड़ों का, उसमें पेड़ों की स्टोरी होती है, बड़े पेड़, छोटे पेड़, मिडिल मिडिल झाड़ी, घास। चूंकि ग्रासलैंड, स्पेशली ग्रासलैंड वाइल्ड लाइफ की जान है, जान जान बोलते हैं उसको, मतलब वो हार्ट है। जो ग्रासलैंड, जहां जहां अच्छे ग्रासलैंड होंगे, जैसे आप कॉर्बेट की बात करें तो ढिकाला ग्रासलैंड है हमारा, बहुत लंबा चौड़ा ग्रासलैंड है। दुधवा टाइगर रिजर्व है यूपी में,
उसके ग्रास लैंड देखिए आप, किलोमीटर, 1-1 किलोमीटर लंबे, 2-2 किलोमीटर लंबे ग्रास लैंड दिखेंगे। तो ग्रास लैंड, चूंकि ग्रास लैंड किसके लिए है, देखिए एक हर्बीवोरस है, एक कार्निवोरस है। हर्बीवोरस आएगा तो कार्निवोरस वहां जरूर आएगा। कार्निवोरस कब आएगा, जब हर्बीवोरस वहां उपस्थित होगा। हर्बीवोरस कब आएगा, जब वहां ग्रास लैंड और अच्छी उनको खाने का फॉडर मिलेगा। तो ये एक प्रकृति का एक बैलेंस है, इकोसिस्टम है। मैं बता रहा हूं, मैं रहने वाला, जानते हो मैं दिल्ली के पास का रहने वाला, मेरठ डिस्ट्रिक्ट था मेरा, अब तो बागपत बन गया है। जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आया 77 में, मैं जंगलों के विषय में, वनों के विषय में खाली यही जानता था कि वहां शेर होते हैं, शेर तो खा जाएंगे, ये होगा वो, मतलब ऐसे मेरे फादर ने कहा था कि बेटा तू जा तो रहा, हाँ जरा बहुत संभल के रहना, वहां तो शेर वेर होते हैं, ये होते। पर एक कहानी मैं अपनी सुना रहा हूँ, मैं हमेशा सुनाता हूँ बच्चों को स्पेशली। सर एक क्वेश्चन, सो सॉरी सर, आप कंटिन्यू हाँ मैं करिए। पूरा, हमारे पास हाँ बहुत पूरा सारे करना चाहूँ। क्वेश्चंस आने लगे हैं, अब आप ये वाली बात कंटिन्यू करिए, फिर हमारे पास बहुत सारे हाँ क्वेश्चंस मैं हैं। शॉर्टकट करूंगा इसको, शॉर्टकट करूंगा। मैं जहाँ का रहने वाला था उस समय वहां कोई वाइल्ड में खाली ब्लैक बक हुआ करता था। वाइल्ड में हमारा एक गांव का एक छोटा सा जंगल था, उसमें ब्लैक बक हुआ करता था, जो शेड्यूल 1 में है आज भी। बाकी उसमें ये चीतल, वाइल्ड बोर, नीलगाय, ये कुछ नहीं हुआ करता था। मुझे 10-12 साल, 15 साल सर्विस के बाद जैसे ही मैं दिवाली होली पे गांव में गया, जाता था छुट्टी, गांव वाले या मेरे कुटुंब वाले और भी लोग कहते थे यार ये तो हम तो बर्बाद कर दिया, हमारा तो गन्ना नष्ट कर दिया। क्यों, ये नील गाय आ गई है, जंगली सुअर आ गए, पता नहीं कहां से छोड़ दिए तुम लोगों ने। ये क्या मतलब हुआ, उस समय से ये ह्रास होना चालू हो चुका था। क्योंकि जो बैलेंस, जो टाइगर की मैं बात कर रहा था, ये जो बैलेंस था, जो इकोसिस्टम हमारा है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्ब हुआ है। और चूंकि हर्बीवोरस जो शाकाहारी जानवर हैं, वो इतने बड़े कि एक कमरे में कितने आदमी रख सकते हैं हम। एक छोटा कमरा होगा तो 5 आदमी 6 आदमी रह सकते, उसमें 100 आदमी थोड़े घुसेड़ देंगे। 100 आदमी रहेंगे तो वो बाहर ही निकलेंगे। तो वो सब जानवर धीरे धीरे बाहर निकल के, उत्तरकाशी मेरा पोस्टिंग रहा, उत्तरकाशी में वाइल्ड बोर नहीं हुआ करता था, लेकिन मैं सुनता हूँ अब जो 1-2 स्टाफ से बात होती है, वहां तक वाइल्ड बोर पहुंच गया है। तो ये टाइगर रिजर्व की मैं बात करता हूँ, टाइगर ही रिजर्व, वो टाइगर रिजर्व ही क्यों बनाते हैं, क्योंकि टाइगर एक ऐसा जानवर है कि टाइगर ऐसे हैबिटेट में रहता है कि वो जंगल हर तरह से बैलेंस जंगल होता है। वो पानी के हिसाब से, जंगल के हिसाब से, खाने के हिसाब से बैलेंस बनाता है वो। यदि जितना कैपेसिटी है उस जंगल की, एक मतलब टाइगर कितने रह सकते हैं, यदि उसमें सफिशिएंट टाइगर हैं, तो ये बैलेंस धीरे धीरे बन जाएगा। और ये जो बाहर हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्रॉप रेडिंग के जो समस्याएं, ये एकदम तो खत्म नहीं होने वाली, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जी सर हमारे पास काफी क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला ये हाँ। क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि आपसे पूछना ही चाहिए, वो ये है कि सर हाउ डिफिकल्ट इज इट फॉर अ रेंजर टू कवर देयर एंटायर फॉरेस्ट रेंज। एक रेंजर के लिए सर उसकी पूरी फॉरेस्ट रेंज को कवर करना कितना डिफिकल्ट होता है। और दूसरा ये कि आप एज अ देखिए फॉरेस्ट ऑफिसर्स कितने कितने चल लेते हैं। चैलेंजेस फेस करते हैं या कितना चैलेंजिंग हो जाता है आप लोगों के लिए, कितना चैलेंजिंग देखिए होता है। देखिए ये तो चैलेंज की जहां तक बात है, तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, किस तरह की सिचुएशन है, पोचिंग का केस है या इलिसिट फेलिंग का केस है, कितने आदमी है, हमारी फोर्स कैसी है। ये तो कई इसके बहुत फैक्टर हैं जो जिन पर डिपेंड करता है। और जहां तक मैं समझता हूं, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि फॉरेस्ट में हमारी जो चौकियां हैं, फॉरेस्ट कैंप जो बोले जाते हैं, चौकी बोलते हैं एक्चुअल में, वो ऐसी इंटीरियर में चौकियां हैं कि वहां आज जो मानसून है, इसमें पेट्रोलिंग की भी वो, पूरा पेट्रोलिंग का बहुत नीवा लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्टकट ही सब, हर टॉपिक को शॉर्टकट हम टच करेंगे। मानसून सीजन में स्पेशली पेट्रोलिंग में बहुत दिक्कत आती है। हमारी चौकियां ऐसी ऐसी जगह हैं कि वहां राशन भी पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और एक चौकी पे कितने आदमी, 2-3 स्टाफ हमारा रहता है, 1-2 उसका असिस्टेंट रहता है जो सहायक बोला जाता है।
तो ये समस्या तो आती है, लेकिन धीरे-धीरे हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हम किसी पे एहसान करें, सर्विस करनी है तो ये भी करना पड़ेगा। बट मैं वही इसलिए कह रहा था कि यदि हम हॉबी अपनी ढूँढ लें तो उसमें मज़ा भी आने लगता है। हाँ, कई लोग आते हैं उन चौकियों पे, बैठते भी हैं, जैसे हमारे कोई पहचान वाले, जब मैं सर्विस में था, कोई मेरा भाई आ गया, मेरे फादर आ गए, तो वहाँ जाके मेरे हेडक्वार्टर पे अच्छा लगता था उनको, लेकिन कितने दिन के लिए? 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, उनको जंगल अच्छा लगेगा। हम लोग अभ्यस्त हो जाते हैं। मजबूरी कह लीजिए या एक समर्पण कह लीजिए। निश्चित है कि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि फ़ॉरेस्ट का स्टाफ निश्चित रूप से समर्पित होता है। चूँकि उसके बच्चे स्कूल जाने के लिए या कई कई कारण होते हैं कि उसके बच्चे कहीं अलग रहते हैं, वो कहीं अलग रहते हैं। उनका चूल्हा वहीं चौकी पे रहेगा, बच्चे कहीं दूसरी जगह हैं, उसकी शिक्षा का, इनका सबकी ये भी निश्चित है, प्रेशर तो एक रहता है। लेकिन हर सर्विस में है हर तरह का, हर तरह के वो होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता मैं नहीं समझ रहा हूँ। सर मेरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि आप कंजर्वेशन और डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? मतलब क्या कंजर्वेशन डेवलपमेंट के साथ हो सकता है या डेवलपमेंट के हाँ, साथ कंजर्वेशन पॉसिबल है? ये एक क्वेश्चन है। ये तो कभी हम हमारे ज़माने में तो निबंध हुआ करता था, निबंध आते थे हाई स्कूल में, इसमें विकास और विनाश ये कहानी है। लेकिन आप ये तो जग जाहिर है, अभी पीछे 2-3 साल पहले कोरोना हुआ, महामारी आई। महामारी में मैं आपको बता दूं, मैं हरिद्वार में यहीं की बात कर रहा हूं, सब घरों में दुबक गए। हरिद्वार बड़ा कंजेस्टेड सिटी है। हरिद्वार की सड़कों पर रात में राजा जी टाइगर रिजर्व से हाथी निकल के, हाथी राउंड मार मार के निकल जाते थे। आप समझ रहे हैं? मतलब इतना शांत रहा। जानवर के लिए वो महामारी शायद अच्छी थी, एक्सेप्ट इंसान। आदमी के लिए निश्चित है कि वो वायरस बड़ा खतरनाक रहा, लेकिन जानवर उसमें शायद, जानवर को बाहर निकलने में, इधर-उधर जाने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो ये है कि अब मैं कॉरिडोर की बात करना चाह रहा था कि यही जो यहाँ से इसके बीच में एक मोतीचूर, चीला मोतीचूर कॉरिडोर बनाया गया, एक 3 पानी आगे है वो कॉरिडोर बना है, उससे आगे फिर लाल तप्पड़ एक कॉरिडोर, मतलब 3-4 कॉरिडोर बनाए गए हैं फ्लाईओवर बना के। तो गवर्नमेंट ने कितना खर्चा किया है, मतलब 1.75 किलोमीटर। तो ये चीला मोतीचूर कॉरिडोर है, शायद मैं एक्यूरेट में ये 1.75 है, कितना है ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, लेकिन ये इतना है। 1.5-2 किलोमीटर लंबा एक फ्लाईओवर बनाना जानवरों के आने जाने का लिए। और वहां अब धीरे धीरे जानवर जाने लगे, चूंकि कैमरा ट्रैप से हम वो करते हैं, तो जानवर धीरे धीरे वहां से क्रॉस होने लगा। तो जानवर पर प्रेशर तो है प्रकृति पे, और प्रकृति को हम नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या देंगे? भाई, कोरोना हुआ तो उसमें अब हमको, जो स्कूलों में हम वाइल्ड लाइफ वीक आने वाला अभी अक्टूबर में, बच्चों को स्कूलों में कॉलेजों में हम पहले तो यही कहते थे कि जंगल क्यों जरूरी है, हर बच्चा कहता था कि ऑक्सीजन की वजह से। अब ये कहने की जरूरत नहीं पड़ रही हमको, क्योंकि कोरोना कोरोना ने हमको ये सिखा दिया है कि ऑक्सीजन, छोटे बच्चे को भी सिखा दिया है कि जिसके माँ चली गई या बाप चला गया होगा, भाई चला गया, किसी भाई की पत्नी चली गई या पत्नी का हस्बैंड चला गया कोरोना में, तो उनको ये बताने की अब आवश्यकता नहीं है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है। अब तो ये है कि ये बैलेंस इकोसिस्टम और बायोडायवर्सिटी हमारी है, इसको कैसे बचाएं, क्योंकि इसको नहीं बचाएंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देंगे। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि ग्रीन, बोलते हैं कि कुछ वो चार्ज वाली बात है, आगे होने वाला है ये। जैसे पानी की बोतल, जब मैं सर्विस में आया तो मैंने सोचा नहीं था कि ये पानी हमको इस बोतल का पानी पीना पड़ेगा, जो गांव का रहने वाला था मैं। आज मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति ना आए कि दिल्ली से चले हम हरिद्वार के लिए या देहरादून के लिए या मसूरी के लिए, और हमारी उत्तराखंड की बाउंड्री आई, वहां बैरियर लगा है, उनको जी वो टैक्स दीजिए, ग्रीन टैक्स, सांस लेने के लिए। उधर इस साइड में जैसे पानी की बोतल रखी है, ऑक्सीजन के छोटे छोटे सिलेंडर रखे होंगे। जब बाहर जाओगे घूम घाम के, देखो भैया सिलेंडर उठा लो, एक सिलेंडर खरीद लो, अब तो दिल्ली जाना तो सिलेंडर, सुरक्षा के लिए अपना ऑक्सीजन का सिलेंडर रख लो। ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए जंगलों को बचाना, वाइल्ड लाइफ को बचाना,
ये हमारा पहला कर्तव्य है। सर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन ये है कि क्या कोई टूल और टेक्निक है जो फील्ड स्टाफ यूज करता है डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए इलीगल एक्टिविटीज जैसे पोचिंग और लॉगिंग? टूल और वो वैसी तो कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अब तो चूंकि नए नए साधन आ गए हैं। एक तो हमारा सूचना तंत्र है मेन, तो कि भाई हम अपनी इसकी सूचना रखें थोड़ा सा अपना, जहाँ भी बीट ऑफिसर है तो उसका छोटा एरिया है तो वो अपने हिसाब से अपना सूचना तंत्र रखे कि वहां से जो अच्छे आदमी है उनसे कांटेक्ट रखे। कुछ ये एक, बाकी सर ऐसा कोई टूल नहीं है कि कोई। अब के टाइम पे पहले की तो बात बहुत डिफरेंट थी, अब तो टेक्नोलॉजी काफी डेवलप हो गई है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ आप बताएंगे या हाँ आशीष अब गौर तो सर हैं जो बता सकते हैं हमें? नहीं। आप आप बता देखिए दीजिए। आपको। हाँ आशीष से बोलो। हाँ आशीष सामने देख रहे हो मेरे को? मैं आशीष को नहीं देख पा रहा हूँ एक्चुअल में। क्योंकि टूल्स टूल्स और टेक्निक्स की बात हो रही है सर। आप भी अगर हमें आप हाँ विक्रम सर अगर आप बता रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आशीष सर हमें कवर कर नहीं लेंगे आशीष, उससे। आशीष से पूछूंगा। आशीष थोड़ा कैमरा ट्रैप और ड्रोन और ये इनके विषय में थोड़ा सा अब बोलेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, कि मेरे साथ भी काम किया और मैं मेरे समय में भी ये रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसको हमने बड़ा प्रोत्साहित भी किया है, WWF ने विदेश का दौरा लगवा दिया इसको। आशीष बात सुन रहे हैं मेरी? आशीष जैन सर बोलना मेरी चाह। आवाज आ रही है सर? हाँ 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 अब आ रही है, बोलना चाहोगे? मेरी बोलो यार। और आवाज थोड़ा आ रही है सर मेरी? कैमरा ट्रैप। हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैमरा ट्रैप और ड्रोन और इसके विषय में थोड़ा सा बता दो कैसे हम वो करते हैं, हालांकि ये थोड़ा सर बताइए। आप सभी को सर, आप सभी को सर जय हिंद मेरा। और मेरा नाम आशीष कुमार है। मैं बंदरोगा के पद पे कार्यरत हूँ राजा जी में। और जैसा मैम ने अभी क्वेश्चन किया, मैं सर को सुन ही रहा था। सर तो बहुत अनुभवी है, सर से हमने बहुत कुछ सीखा है। क्योंकि मेरी जो प्राइमरी, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना करियर, तो सर मेरे वार्डन हुआ करते थे। और सर की तरह मुझे भी शौक था शुरू से जंगल जाने का और घूमने का। तो सर के साथ काफी रहते हैं और काफी दिन बिताए हैं पेट्रोलिंग में हमने। अभी जो चेंज आया है मैम, जैसे आपने कहा, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर के हम जो नए जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा मैम, हम MS ट्राइब यूज करते हैं जो एक पेट्रोलिंग ऐप है। ये WII ने डेवलप किया है। तो MS ट्राइब का मतलब मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो मतलब ये जो ऐप है मैम, ये बहुत हेल्प करता है हमारी एक पेट्रोलिंग को कंप्लीट करने में, जिसे हम कह सकते हैं कंप्लीट पेट्रोलिंग। इस ऐप से हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, और इसका एनालिसिस हमारे हेडक्वार्टर लेवल पर हर महीने होता रहता है। तो जो भी बाकी चेंजेस आ रहे हैं इसमें सारे हमारे पास फॉर्म्स होते हैं। अगर कोई इलीगल कोई पोचिंग हुई है, कोई दूसरा ट्रेसपास की कोई कंडीशन है, या जो वहाँ की हमारा कुछ सोइल इरोजन हुआ है, या वाटर बॉडीज कुछ ड्राई हो रही है सीजन के अकॉर्डिंग, तो उनका क्या स्टेटस रहता है ओवर द ईयर, वो हम इसमें पूरा डाटा फिल करके भेजते हैं हेडक्वार्टर को। और वहां से हायर लेवल पे इसका एनालिसिस होता रहता है। डिफरेंट डिफरेंट जो इसके जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो इसका वो करते रहते हैं। एक तो MS ट्राइप हम ऐप जो यूज कर रहे हैं, बहुत यूजफुल ऐप है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। सेकंड मैम, जो ड्रोन है, ड्रोन का बहुत ज्यादा यूज है। जैसे मैम रेस्क्यू के केस में, फॉरेस्ट फायर के केसेस में, तो ड्रोन जो एक टेक्नोलॉजी आई है, इससे बहुत हमें फायदा हो रहा है। कि ड्रोन की कंडीशन में अगर कहीं फॉरेस्ट फायर, तो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन फाइंड आउट करना, इससे काफी हेल्प मिल रही है। एक हमारा अभी लेटेस्ट मैम एक फॉरेस्ट फायर ऐप जो इसी साल किया है राजा जी ने, हो सकता है और जगह पहले से हो। इस फॉरेस्ट फायर ऐप से क्या है कि जैसे सर ने बताया कि फायर से बड़ा कोई भी दुश्मन नहीं है जंगल का। पोचिंग हम कहते हैं कि पोचिंग 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 को और कंपेयर करेंगे फॉरेस्ट फायर से, तो जो रिजल्ट्स हैं उसका फॉरेस्ट फायर का ऑडिट करना कि वो कितना विनाश अपने गुड। साथ लाता है, कोई इसका ऑडिट नहीं कर पाएगा। कोई नहीं कर सकता मैम, बिल्कुल भी नहीं कर सकता। क्योंकि जो उसमें जितनी भी कैजुअलिटीज होती हैं, उनका आपको करकास ही नहीं मिलेगा, बॉडी नहीं मिलेगी। क्योंकि इन्फेंट्स जितने छोटे कप्स हैं, किसी के छोटे बच्चे पक्षियों के हैं, और ये जो फायर सीजन होता है इसी में नेस्टिंग सबसे ज्यादा होती है बर्ड्स की। तो सब जिंदा के जिंदा जल जाते हैं और आपके पास एविडेंस भी नहीं मिलेगा आपको। रेप्टाइल्स जितने हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं जो अफेक्टेड एरिया है फॉरेस्ट फायर से। तो फॉरेस्ट फायर ऐप जब से आया है, तो हमें उससे क्या होता है कि हमारे पूरे डिवीजन लेवल पे हमारा अलार्म आ जाता है कि यहाँ पे फॉरेस्ट फायर की कोई घटना हुई है। तो तुरंत ही हम लोग सारा एक साथ इकट्ठा होकर के उसमें पूरे ताकत के साथ, पूरे जोर के साथ और पूरी एक रणनीति के साथ जाते हैं, ताकि उसे जल्दी से जल्दी कवर कर सकें। तो एक फॉरेस्ट फायर ऐप भी एक बहुत अच्छा हमारे लिए है।
ड्रोन का मैंने बता ही दिया मैम। जीपीएस का हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल मैम। इंटेलिजेंस जीपीएस एआई, सर एआई पे आप दोनों कुछ हमें बताना चाहेंगे कि क्या जी, एआई को कंजर्वेशन के उससे आप लोग यूज करते हैं क्या, या करा जा रहा है कैसा कुछ? ये आशीष को काफी वो कर रखा। कैमरा ट्रैप की भी बात करिएगा। क्या नाम आशीष, थोड़ा कॉरिडोर का भी बता चुके, प्रैक्टिकली ये कर रहा है वहां मौके पे। जी जी। जीपीएस का तो और बता दिया, आप इसके अलावा कैमरा मैम ट्रैप की भी बात करिए। कैमरा ट्रैप जो है एक बहुत ही अच्छा जरिया है, वो हर चीज में काम आता है। अगर आप सर्विलांस की बात करें तो सर्विलांस में भी आप यूज कर सकते हैं उसको। अगर अपने फ्लोरा का जो है और फोना का, अगर आपको कहीं का कुछ स्पेशल वो एविडेंस लेने हैं तो कैमरा ट्रैप से जितनी वाइल्ड लाइफ है आप उसका एक डाटा बना सकते हैं। और आपके पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ रह रही है, उनका सीजनल मूवमेंट क्या है, उनका माइग्रेशन किस तरीके से हो रहा है और उनमें किस तरह का इजाफा हो रहा है, उसका एक्चुअल डाटा आप कैमरा ट्रैप से ले सकते हैं। सर्विलांस के केस में भी ले सकते हैं। और अपना जो डिविजन लेवल का जो डाटाबेस है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी आप कैमरा ट्रैप को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक स्मार्ट स्टिक यूज कर रहे हैं मैम। अगर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो स्मार्ट स्टिक हमारे पास है जिसमें एक अलार्म भी होता है, एक लाइट हो। अगर हम लॉन्ग पेट्रोलिंग में जा रहे हैं नाइट में तो हो सकता है कि हमारी जो टॉर्च है, इवन हमें टॉर्च प्रोवाइड होती है, अच्छी क्वालिटी की टॉर्च से प्रोवाइड की जा रही है आज की डेट में, लेकिन अगर आप स्टिक में आपको टॉर्च मिल जाए तो उससे थोड़ा सा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, चलने में आपको सुविधा रहती है। तो स्मार्ट स्टिक हम लोग यूज कर रहे हैं। और जो कॉरिडोर की बात जो बार बार सर कर रहे हैं, वो वास्तव में बहुत बड़ी चीज सर ने कही है कि जो कॉरिडोर हमारे ब्लॉक हो रहे हैं मैम ना, वो इतना बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए। इसको हम कोई नहीं समझ रहे हैं। अर्ली 74-75 के आसपास हमारा यहाँ पे एमुनेशन डंप बना था। 70s 80s के दशक में एक कैनाल बनी थी जो चीला तक जाती है, जो एनएचपीसी का प्रोजेक्ट है। और इसके लिए जो कैनाल बनी, जब हमने बना मैम, और ये हाईवे और रेलवे लाइन, अगर मोतीचूर की स्पेशल बात करूं, ईस्टर्न और वेस्टर्न राज्य की कनेक्टिविटी की बात करूं, तो जब हमने ये बनाया तो हमने आगे की चीजों को नहीं समझा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ठीक है, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ही जो वहां से लगे हुए जंगल है और जंगलों से जुड़े लोग हैं, उनकी राय इसमें जरूर लेनी चाहिए ताकि वो भविष्य के प्रति आगाह करके इस तरह की रणनीति बनाए कि लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बने, डेवलपमेंट हो, लेकिन इस तरीके से हो कि आने वाले समय में जानवरों को स्वच्छंद विचरण में दिक्कत ना आए। आज जो दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं कि हमें राजा जी जैसी जगह में इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी में हमें टाइगर ट्रांसलोकेट करना पड़ रहा है। इवन हमारा ईस्टर्न पार्ट सेचुरेटेड है पूरा, मतलब जो उसकी कैरी कैपेसिटी उससे एक्सेस हम हो रहे हैं, और वेस्टर्न में हमें उसको रीइंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो कॉरिडोर सर, वगैरह के लिए हमें बहुत सोचना चाहिए। सर हमारे पास इतने सारे हाँ, क्वेश्चंस हैं। मैं कुछ इम्पोर्टेंट और रिलायबल क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि रिलेटेड है आज की थीम से, मैं वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। जिसमें एक दिव्या डेनियल पंत जी हैं, उन्होंने मेंशन किया है कि वो बीए ग्रेजुएट हैं और उनका कोई एकेडमिक बैकग्राउंड फॉरेस्ट्री में नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट के कारण वो अभी फॉरेस्ट सफारी गाइड और इस सब में काम कर रही हैं। तो वो चाह रही हैं कि वो कैसे फॉरेस्ट को कंट्रीब्यूट करे कंजर्वेशन में या प्रोटेक्शन में, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन में वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। और दूसरी चीज ये कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कोई ऐसी वर्कशॉप और सेमिनार्स होते हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या रिक्रूटमेंट होती है। दूसरी चीज ये कि क्या आपको लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंडिया में जो है उनके पास स्टाफ की कमी है? और एक और क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास क्या फंड सेंटर या स्टेट से आते हैं? ये तो एक क्वेश्चन थोड़ी हुआ। ये बहुत सारे क्वेश्चन क्वेश्चन है उन्होंने पूछा है, बहुत तो बहुत। मुझे जिसका हाँ, नहीं ठीक। पता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों से ही फंड मिलता है, दोनों से ही उसे फॉरेस्ट, फंड मिलता है। नहीं नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेंटर से तो शायद उतना नहीं, खैर आ रही है फंडिंग का, उतना ज्यादा मैं उसको नहीं मैं कह पाऊंगा। ओके सर। बट जैसे टाइगर रिजर्व है तो इसका निश्चित है सेंटर से भी आता है, टाइगर रिजर्व का। एलिफेंट रिजर्व है उनका भी आता है कुछ। बट एक्चुअल में तो फॉरेस्ट जितने भी हैं वो स्टेट के होते हैं। सेंटर का वैसे उस पर कोई कमांड नहीं होता है इंडिया में। जितने भी फॉरेस्ट हैं जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट के होते हैं। और बाकी कितने और क्वेश्चन क्या किया इन्होंने? अच्छा, कैसे वो एज ए कंट्रीब्यूट करें? नेचर गाइड कंजर्वेशन फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? कंट्रीब्यूट तो देखिए, आप जहां भी रहती हैं, मैंने कहा कि ये एक्चुअल में सूचना
फॉरेस्ट जो हमारा बीट ऑफिसर होता है या सेक्शन ऑफिसर होता है या फॉरेस्ट का जो कोई भी ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, फ्रंट लाइन स्टाफ होता है, वो इंटीरियर में रहते हैं ज्यादातर। पब्लिक से बहुत ज्यादा उनका तालमेल नहीं होता है, तालमेल कर नहीं पाते, और कुछ कई बार ज्यादा तालमेल करने से को नुकसान भी होता है। तो उनके कुछ चुनिंदा लोग ही होते हैं जिन पर विश्वास कर सकते हैं। तो आप निश्चित है कि आपके अगल बगल या कहीं आसपास को आपको ये लगे कि कोई इलीगल फॉरेस्ट में कोई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो उसकी सूचना आप दे सकते हैं वहाँ के आसपास के चौकी वाले को या रेंज ऑफिसर को, या जो हमारे टोल फ्री नंबर भी होते हैं उन पर दी जा सकती है। और बाकी तो ये है कि कंजर्वेशन में, मैंने बोला कि कंजर्वेशन में तो हर आदमी का आप ये वो जमाना अब नहीं है कि हम ये समझे कि मेरा अपना ये कहना है कि हम आज ये स्थिति है कि हम खाकी के भरोसे, खाकी मीन्स रेंजर, और रेंजर से नीचे का जो स्टाफ होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, वो वर्दी पहनता है, उससे ऊपर वर्दी नहीं होती है। ये भी एक मतलब मेरे विचार से ये शायद पहला ही डिपार्टमेंट होगा इस तरह का। लेकिन हम खाकी के भरोसे चाहे कि हम इन जंगलों को बचाएं या नेचर को हम सुरक्षित करें, उसमें सहयोग जरूरी है पब्लिक का। हर तरह से मतलब किसी ना किसी रूप में सहयोग, आप हर तरह से सहयोग कर सकती हैं आप। यदि आप दिल में आपको लगता है कि हाँ मुझे कुछ सहयोग करना है, तो इसके बहुत रास्ते हैं सहयोग करने के। आप सेमिनार हमारी होती है उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी हमारा ये आएगा अक्टूबर में वाइल्ड लाइफ वीक आएगा, 1 सप्ताह के कार्यक्रम हर जगह होते हैं, तो उसमें आप अपने विचार रखिए, गांव वालों को समझाइए। जागरूकता बहुत जरूरी है। एक्चुअल में ये बड़ी दिक्कत है कि मैं जब भर्ती हुआ था, रिया जी में भर्ती हुआ था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जी सर। उसके बाद कुछ लोग आए वन एवं पर्यावरण में, ये आशीष शायद वन और पर्यावरण डिपार्टमेंट में आया है, मैं वन विभाग में आया था। और आज जो भर्ती हो रहे हैं वो जानते हैं किस उसमें डिपार्टमेंट का नाम मतलब चेंज होता जा रहा है, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। अब इन शब्दों से ही आप समझ लीजिए, और मैं इनको भी कहना चाहूंगा, इन शब्दों से ही आप देखिए कि हम मतलब जागरूकता ही है ये कि पब्लिक को एक संदेश जाए कि ये डिपार्टमेंट ये है, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा विषय। सर दो क्वेश्चन और ये है मैम का कि क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कराते हैं बच्चों के लिए, फ्लोरा फौना सेंसिटाइजेशन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, और क्या डिपार्टमेंट को और ज्यादा स्टाफ की जरूरत है? क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और फंड्स की जरूरत है, या जो अभी फंड है हो रही है काफी है? ये देखिए ये फंड और एक्चुअल में स्टाफ की जहां तक बात है, तो मैं ये समझ रहा हूँ उत्तराखंड की जहां तक बात है, तो लगभग उत्तराखंड में अब स्टाफ की उतनी कोई कमी मैं नहीं समझता कि कोई कमी है। जितनी पोस्टें हैं उतनी भर्ती हो रही है हर साल। और बाकी फंड की, और ये मेरा टॉपिक नहीं है ना, मेरे स्तर का है, चूंकि मैं तो रिटायर्ड आदमी हूँ, मैं ये कह देता हूँ, इससे पीछा छूट जाएगा मेरा रिटायर्ड ये हायर लेवल का वो है क्वेश्चन। तो ऐसी कोई फंड की वजह से बहुत कमी नहीं होती है। बाकी मैं संदेश तो यही देना चाहूँ, हाँ कैमरा ट्रैप की जहां तक अभी आशीष ने बताया, कि ये तो खुद प्रैक्टिकल करते हैं, मैं तो इनका थोड़ा सा गाइड करना, फील्ड में मैं जुड़ा रहता हूँ इन लोगों से आज भी WWF के माध्यम से। कैमरा ट्रैप से बहुत बड़ा हमको कई चीजें बहुत स्पेशल मिली हैं। कई ऐसी प्रजातियां जो यहाँ नहीं पाई जाती, यहाँ मतलब विलुप्त हो चुकी थी, अभी कैमरा ट्रैप में हॉग डियर आया है राजा जी टाइगर के अंदर, जबकि हॉग डियर यहाँ पहले रहा होगा, लेकिन बीच में नहीं, मतलब हम ये मानते थे कि वो हॉग डियर नहीं है यहाँ। इसी तरह से शायद 2-3 साल पहले WII के कैमरे लगे थे राजा जी पार्क में, एक बेरीवाड़ा रेंज है, शायद उसमें वुल्फ भेड़िया का एक वो आया था फोटो। तो ये नई टेक्निक जो आई है, तो निश्चित रूप से जंगल की कहानी बहुत कुछ बताती है। सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो पलायन उत्तराखंड में होता है उसको रोकने के लिए क्या फॉरेस्ट गार्ड्स हमारे या रेंजर्स मदद कैसे करते हैं, कैसे मदद करते हैं? देखिए प्लान की जहां तक बात है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन है और ये पॉलिटिकल भी क्वेश्चन है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो अपना फॉरेस्ट के अंदर ही काम करते हैं ना हम लोग तो। हाँ ये है कि स्रोत, जो पानी के स्रोत थे, पानी जो पहाड़ में,
पानी के स्रोत निश्चित रूप से काफी स्रोत ऐसे हैं जो डेड हो चुके हैं, और वो डेड हो गए तो वहाँ एग्रीकल्चर जो खेती होती थी वो खेती नहीं हो रही है। हाँ, इनमें जो रिचार्ज करने में अपने प्लांटेशन करके सोयल कंजर्वेशन वर्क करके इनको दोबारा रिचार्ज होके और ये दोबारा कोशिश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसी में अपना योगदान देता है, करता है ये काम। बाकी प्लान को हम लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें क्या करेगा ये तो मैं कुछ इसमें बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर इसमें उन्होंने ये भी पूछा है कि जो एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है या जो एनिमल्स हैं उनकी फसल खा हेलो, लेते हैं, इस वजह से पलायन होता है, तो उसको रोकने के लिए क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट स्टाफ कुछ काम कर रहा है? सर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यही तो कर सक जी सर यही कंटिन्यू यही सर। हाँ, एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का मैंने बताया ना कि एनिमल वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट का एक इशू है, नो डाउट। और ये हैबिटेट डिस्ट्रक्शन या टाइगर रिजर्व की, मैंने इसलिए टाइगर की बात की ना कि टाइगर, यदि हम सही संख्या में टाइगर होंगे तो वहाँ धीरे धीरे एक बैलेंस बनेगा प्रकृति का। और कॉन्फ्लिक्ट का तो यही है कि कॉन्फ्लिक्ट जो होगा तो उसका तो क्या, उसका परिणाम क्या होते हैं, हैबिटेट इंप्रूवमेंट का ही है हमारा। हैबिटेट इंप्रूवमेंट जहाँ फॉडर स्पीसीज लगाई जाए जंगलों में, जितना भी हो सकता है कि ग्रास लैंड बनाए जाएं। तो मैं तो यही जानता हूँ कि इकोसिस्टम को हम यदि ठीक से बैलेंस रखेंगे तो इन समस्याओं पर धीरे धीरे, ये ऐसी समस्याएं हैं कि ये एकदम से इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मिनिमाइज किया जा सकता है। सर जी हमारा सेशन ऑलमोस्ट ओवर होने को आ गया है और आप हाँ हम जी, सबको इस मंच से बायोडायवर्सिटी कंजर्व करने के लिए कुछ अगर एक मैसेज डिलीवर करना चाहें तो प्लीज एक मैसेज डिलीवर करिएगा। मेरा तो यही मैसेज है कि जो भी जुड़े हैं बच्चे, जो भी बच्चे जुड़े, जो भी इसमें जुड़े हैं वेबिनार में, मेरा सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि खाली मैंने ये बोला कि खाकी के भरोसे, इसमें सहयोग की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है, पब्लिक को समझाने की आवश्यकता है। हम पब्लिक, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बड़ा डिपार्टमेंट है नो डाउट, और उत्तराखंड के हिसाब से तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, क्योंकि यहाँ 68-70% हमारा फॉरेस्ट एरिया है। तो पब्लिक को ये जरूर समझाया जाए, जागरूकता फैलाई जाए कि प्रकृति या फॉरेस्ट और फॉरेस्ट वन्य जीव उतने ही जरूरी हैं जितना हमारा रोटी कपड़ा मकान ये जरूरी है, उतना ही हमारा फॉरेस्ट और ये वन्य जीव, मतलब मीन्स नेचर को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद सर मैं आप दोनों का तोमर सर आपका और गौर सर आपका, आप दोनों का सर हृदय बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ उत्तराखंड बायोडायवर्सिटी बोर्ड से और हमारे पार्टिसिपेंट्स की तरफ से कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हम सबको आज बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में एक जनरल नॉलेज के लिए भी वो एक हमारे लिए इंग्रेडिएंट साबित हो रही है। सर थैंक यू। इसी के साथ मैं आप दोनों को धन्यवाद देती हूँ और हमारे सारे आप पार्टिसिपेंट्स को भी थैंक यू बोलती हूँ कि उन्होंने इस वेबिनार को और इंटरेस्टिंग, इंटरेक्टिव और एंगेजिंग बनाया और सक्सेसफुल बनाया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। विद दिस मैं ये वेबिनार को क्लोज कर रही हूँ। थैंक यू सो मच सर, हम सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू रिया धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे पुराने रेंजरों को आपने यहाँ बैठा दिया। और आपके तो स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा आपको और आपके पूरे सिस्टम को, जो ऊपर चेयरमैन साहब बैठे हैं उनको भी थैंक यू। सर आपका धन्यवाद कि आपने हमें बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ये वेबिनार ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस ओके सर, अगेन। ओके।